हेलो फ्रेंड्स, एवरीथिंग फॉर एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं सेट 11। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान विद्युत विभाग 2021 की भर्ती आई हुई है और उसमें अब न्यू पैटर्न आने वाला है। जो न्यू पैटर्न है उसमें लगभग राजस्थान जीके और करंट के 36 क्वेश्चन आने वाले, बाकी रिलेटेड जीके से 12 क्वेश्चन होंगे। तो आज मैं आपके लिए राजस्थान करंट एंड राजस्थान जीके का स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं, ताकि जो कि आपको एग्जाम में एज इट इज सपोर्ट करेगा। तो फ्रेंड्स, मैं तरुण दादी जी आपका स्वागत करता हूं। एंड पहले मैं आपसे सॉरी बोलना चाहता हूं कि कुछ निजी कारणों की वजह से मैं पिछले 6 दिन से वीडियो नहीं ला पाया, तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूं और हम स्टार्ट करते हैं। तो एक बार फिर मैं आपको बताता हूं कि ये न्यू पैटर्न बेस्ड वीडियो है, जिसमें आज हम राजस्थान करंट एंड राजस्थान जीके के स्पेशल क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। एक बार फिर मैं आपको बताता हूं फ्रेंड्स कि इन दिस वीडियो एवरीथिंग फॉर एग्जाम हैव पुट मोर कंटेंट ऑफ राजस्थान करंट एंड राजस्थान जीके अकॉर्डिंग टू एग्जाम्स। एग्जाम के अकॉर्डिंग इसमें ज्यादा से ज्यादा राजस्थान करंट और राजस्थान जीके के एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन आपको डिफाइन किए जाएंगे। तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू कवर मैक्सिमम सिलेबस इन ऑल द अपकमिंग सेट्स। आगे भी जितने सेट्स आने वाले हैं फ्रेंड्स, उनमें भी ज्यादा से ज्यादा सिलेबस को कवर करने की पूरी कोशिश होगी फ्रेंड्स। साथ के साथ विद अवर हार्ड वर्क एवरीथिंग फॉर एग्जाम, थिंक दैट यू विल गेट मोर एंड मोर क्वेश्चंस फ्रॉम हियर इन द एग्जाम्स। मेरा ऐसा मानना है कि आपको यहाँ से जो क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं, सोल्व करवाए जा रहे हैं, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा से ज्यादा एज इट इज क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, टाइम खराब किए बिना हम आगे निकलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सन 2020 में भीलवाड़ा मॉडल किस प्रकार के नियंत्रण प्रबंधन के लिए विख्यात हुआ? इन द ईयर 2020 द भीलवाड़ा मॉडल बिकम फेमस फॉर विच टाइप ऑफ कंट्रोल मैनेजमेंट? ऑप्शन से मृदा संरक्षण, कोरोना वायरस नियंत्रण, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है कोरोना वायरस नियंत्रण। तो कोरोना वायरस नियंत्रण की वजह से भीलवाड़ा मॉडल बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था, क्योंकि सडन 22 मार्च को आप जानते हैं कि आप जानते होंगे कि लॉकडाउन लगा था और लॉकडाउन लगने के बाद भीलवाड़ा में केसेस बढ़ गए थे। तो केसेस इंक्रीज जो जैसे ही केस इंक्रीज हुए, तो वहां की जो एट प्रेजेंट जो कलेक्टर थे, उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिया उन्होंने और बहुत ही अच्छे से उसको मैनेज किया, जिनके बारे में हम बात करते हैं। तो भीलवाड़ा में 19 मार्च 2020 को एक ही अस्पताल में 2 डॉक्टर, तो ये जो सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बताता हूं, तो ये भीलवाड़ा में जो केसेस बढ़ने का रीजन था फ्रेंड्स, वो दोनों डॉक्टर्स थे। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये दोनों डॉक्टर्स जो संक्रमित हुए थे, ये इसका सबसे बड़ा रीजन था, क्योंकि उन्होंने लगभग 6000 पेशेंट्स को देखा था और वो भी उस संक्रमण की चपेट में आ गए थे। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और पूरे शहर में कर्फ्यू लगाकर बॉर्डर सील कर दिया था। जिले की सीमाएं सील करते हुए 14 एंट्री पॉइंट्स पर चेक पोस्ट बनाए, ताकि कोई भी शहर से बाहर न जा सके और न अंदर आ सके। भीलवाड़ा मॉडल भीलवाड़ा जिला के कलेक्टर राजेंद्र भट्ट के काम करने का तरीका था, जिसके जरिए उन्होंने भीलवाड़ा में कोरोना की चेन को तोड़ने में कामयाबी हासिल की। देखिए मित्रों, आपको मेरे अकॉर्डिंग 2 चीजें याद रखना चाहिए। आपको याद रखना चाहिए कि जो कलेक्टर है राजेंद्र भट्ट, जो आप देख रहे होंगे कलेक्टर राजेंद्र भट्ट है, इनको याद रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि इन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ के साथ आपको याद रखना चाहिए कि वो कौन सा जिला था जहां पर कोरोना का एक मिसाल दिया गया, तो वो है भीलवाड़ा। ये भीलवाड़ा आपको याद रखना होगा फ्रेंड्स, इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये 2 चीजों पर आपको ज्यादा फोकस करना है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। राजस्थान सरकार ने सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया? व्हाट परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन हैज बीन मेड बाय राजस्थान गवर्नमेंट फॉर स्पोर्ट्स पर्सन इन गवर्नमेंट जॉब? ऑप्शन से 1%, 2%, 3%, 4%। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स 2%। तो जो स्पोर्ट्स पर्सन से उनको लगभग 2% का ये रिजर्वेशन दिया गया है, आपको याद रखना होगा फ्रेंड्स। इसके अलावा आप साथ के साथ ईडब्ल्यूएस याद रख लीजिए, जिसमें लगभग 10% का दिया गया है, और अभी एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। तो वो जो मेल कैंडिडेट है उनको लगभग 5 ईयर्स का, और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको लगभग 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो आप ये याद रख सकते हैं फ्रेंड्स, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। राजस्थान में कृषि भूमि के स्वामित्व संबंधी जानकारी हेतु कौन सा ऐप विकसित किया गया है? विच ऐप has been developed for information related to ownership of agriculture land in राजस्थान? ऑप्शन से भूमि ऐप, पटवारी ऐप, धरा ऐप, किसान ऐप। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है धरा ऐप। एक्चुअल आप कृषि भूमि जब वर्ड पढ़ेंगे एग्जाम में, तो सेंटेंस जब पढ़ेंगे उसमें कृषि भूमि जब आप देखेंगे तो आपको भूमि ऐप कंफ्यूज करेगा, लेकिन सही फ्रेंड्स इसका आंसर है धरा ऐप। आपको याद रखना है कि कृषि भूमि के स्वामित्व संबंधी जानकारी हेतु जो ऐप बनाया गया है वो धरा धरती ऐप
बनाया गया है फ्रेंड्स। इससे रिलेटेड कुछ हम बात करते हैं कि तो राजस्थान की जो इंपॉर्टेंट एप्स है जो एग्जाम में जिनसे शायद क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट दिशारी। जो प्रोजेक्ट दिशारी ये द लर्निंग ऐप फॉर यूथ है। तो यूथ जो हमारा यूथ है राजस्थान का, वो जो भी कुछ लर्न करना चाहता है वो इससे लर्न कर सकता है। डिजी लॉकर जो है वो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपके गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्टोर करने का ये है। डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स उनको स्टोर करने वाला ऐप है डिजी लॉकर। यूटीएस जो है वो रेलवे से रिलेटेड है फ्रेंड्स, जिसमें आप अनरिजर्व जितने भी टिकट्स होते हैं उनको वापस से बुक कर सकते हैं। अनरिजर्व टिकट्स को बुक करने का है। मेट्रो, जयपुर मेट्रो है, ये मेट्रो से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको आप प्राप्त कर सकते हैं। ई मित्र आपका एक प्रकार से ई गवर्नेंस रिलेटेड हो गया। ई गवर्नेंस में आप क्या कर सकते हैं, आप जितने भी सर्टिफिकेशंस होते हैं उनको देख सकते हैं, भर सकते हैं, उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिल वगैरह आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे पेमेंट्स कर सकते हैं। जो इनसे रिलेटेड ये हो ई मित्र है, जो कि एक ई गवर्नेंस पोर्टल बनाया गया है। भामाशाह, जिसमें आप हेल्थ संबंधित जितनी भी हेल्थ संबंधी जानकारी से उनके लिए आप जो स्कीम्स है उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ई सखी जो है आपकी डिजिटल साक्षरता के लिए, तो ये डिजिटल, याद रखें फ्रेंड्स, ये डिजिटल साक्षरता के लिए बनाया गया है ई सखी। इसके अलावा एप स्टेटस राजस्थान, आप राजस्थान से रिलेटेड इसमें स्टेटस प्राप्त कर सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन है राजस्थान ई ज्ञान से, ये स्टूडेंट्स, एजुकेटर्स और जितने भी जो भी पढ़ाई करना चाहते हैं उनको रिलेटेड गार्जियंस वगैरह जो है वो यहाँ से राजस्थान से रिलेटेड कंटेंट्स प्राप्त कर सकते हैं फ्रेंड्स। ई संपर्क जो है कि सबसे ज्यादा एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ये शिकायतों से रिलेटेड है। जो भी गवर्नमेंट संबंधी शिकायत है वो आप राजस्थान संपर्क पर जाकर कर सकते हैं। हज मित्र है, जो कि हज यात्रा से रिलेटेड है फ्रेंड्स। इसके अलावा राजमेल है, ये गवर्नमेंट जितने भी पोर्टल है उनकी मेलिंग डिटेल्स के अकॉर्डिंग ये बनाया गया है। SIPF जो है वो आपका इंश्योरेंस से रिलेटेड है फ्रेंड्स। इसके अलावा जो लिटिगेशन है ये आपका कोर्ट केसेस से रिलेटेड है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। इसके अलावा बिजली है जो कि आपका इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। तो ये जो इंपॉर्टेंट टाइप्स है जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपको फ्रेंड्स ये याद रखना है, एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस जरूर पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। राजस्थान के किस विद्यार्थी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ है? विच स्टूडेंट ऑफ राजस्थान हैज रिसीव्ड द प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल चिल्ड्रंस अवार्ड 2021? ऑप्शन से अभिजीत राणा, मयंक कुमार, पंकज निराला, आनंद। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स आनंद को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। राजस्थान जोधपुर के 11वीं के छात्र आनंद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को स्कॉलिस्ट अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। ये जोधपुर के 11वीं के छात्र हैं आनंद, जिनको सम्मानित किया गया है फ्रेंड्स। साथ ही राजस्थान से एकमात्र चयन होने वाले विद्यार्थी है आनंद जिन्होंने राजस्थान से अचीव किया इस टारगेट को, और वो एक मैथमेटिशियंस है फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है। गणित के क्षेत्र की पूरी दुनिया की नामी जर्नल में उन्होंने लगभग 2 रिसर्च पेपर भी प्रकाशित किए हैं। साथ ही अमेरिका में उन्होंने रामानुजन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। गत वर्ष अमेरिका में अंडर ग्रेजुएट कैटेगरी में वो भारत के अकेले प्रतिभागी रहे हैं और उन्हें वहां से विशेष सम्मान प्रदान किया गया है। तो फ्रेंड्स आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए किस मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स को चूज किया गया था, वो थे आनंद कुमार, जिसका आप इमेज भी यहाँ पर इजीली देख सकते हैं फ्रेंड्स। एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। राजस्थान में प्रथम राजस्व दिवस का आयोजन कब हुआ? व्हेन वाज द फर्स्ट रेवेन्यू डे ऑर्गेनाइज्ड इन राजस्थान? ऑप्शन से 15 अक्टूबर 2019, 15 अक्टूबर 2020, 15 सितंबर 2020, 15 सितंबर 2019। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स 15 अक्टूबर 2020 को राजस्थान में प्रथम राजस्व दिवस मनाया गया। रेवेन्यू डे, जो कि आप जानते हो कि रेवेन्यू क्या रहता है, उससे रिलेटेड ये बनाया गया है। तो प्रदेश में 15 अक्टूबर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में लागू हुआ था। 15 अक्टूबर के दिन ही 1955 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ था। तो उसी परिप्रेक्ष्य में राजस्व दिवस मनाना शुरू किया गया था, यानी कि उसको ध्यान में रखते हुए राजस्व दिवस का आयोजन किया गया फ्रेंड्स। और साथ ही राजस्व मंडल की जो मासिक पत्रिका है राविरा, उसके विशेषांक का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में अपने आवास पर विमोचन किया। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि 15 अक्टूबर 2020 से राजस्व दिवस की घोषणा की गई है और वो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत की गई है। और इसी दिन एक पत्रिका लॉन्च की गई है जिसका नाम है राविरा, जो कि आपको याद रखना है। साथ के साथ मैं आपको कुछ याद करा देता हूं फ्रेंड्स कि जो 8 प्रेजेंट हमारे जो राजस्व मंत्री है फ्रेंड्स वो है हरीश चौधरी,
इसके अलावा आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये राजस्व जो मंत्री है वो हरीश चौधरी है। इसके अलावा राजस्व राज्य मंत्री जो है भंवर सिंह भाटी है। राजस्व मंडल अध्यक्ष जो है डॉक्टर आर वेंकटेश्वरन है। राजस्व विभाग के जो प्रमुख शासन सचिव आनंद कुमार है और राजस्व मंडल के जो निबंधक नम्रता विष्णु सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। तो सिर्फ आप यहाँ से कुछ इन नॉलेज को भी आप देख सकते हैं। अगर आप याद करना चाहें तो हमारे 8% जो राजस्व मंत्री है वो हरीश चौधरी है और जो राजस्व में राज्य मंत्री है वो भंवर सिंह भाटी है। ये दो आपको याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप ये इमेज भी देख सकते हैं। आगे चलते फ्रेंड्स, इंदिरा रसोई का शुभारंभ किया गया था। इंदिरा रसोई वॉज लॉन्च्ड इन 20 जुलाई 2020, 20 मार्च 2020, 20 जनवरी 2020 और लास्ट है 20 अगस्त 2020। का सही आंसर है फ्रेंड्स 20 अगस्त 2020। जैसे कि आप जानते हैं कि जब वसुंधरा गवर्नमेंट थी तो उस समय अन्नपूर्णा रसोई करके चलती थी और अब उसको ऑलमोस्ट उसी को चेंज करके इंदिरा रसोई बनाया गया है। तो ये 20 अगस्त 2020 को लॉन्च किया गया है। क्या है इंदिरा रसोई योजना, इसके बारे में हम बात करते हैं। राज्य सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के महान व्यक्तित्व के नाम पर मानव सेवा के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू की गई, जिसमें गरीबों एवं जरूरतमंदों लोगों को मात्र 8 रुपए में शुद्ध पौष्टिक भोजन मिलेगा। खाने में प्रति थाली 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती एवं अचार का मेन्यू निर्धारित किया गया है। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल के मुताबिक राज्य सरकार प्रति थाली 12 रुपए का अनुदान करेगी। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि जो इंदिरा रसोई योजना है वो इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है। साथ के साथ आप देख सकते हैं कि जो इसकी जो वैल्यू है वो 8 रुपए रखी गई है। आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि इसकी वैल्यू कितनी रखी गई है, 8 रुपए। साथ के साथ आप याद रख सकते हैं कि नगरीय विकास मंत्री जो है हमारे वो है शांति धारीवाल, ये भी आप याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। और साथ के साथ आप ये पोस्टर देख सकते हैं फ्रेंड्स, इंदिरा रसोई योजना, जिसका जो टैग है वह कोई भूखा नहीं सोए के संकल्प को साकार करने की दिशा में 8 रुपए इसका रखा गया है पौष्टिक भोजन के साथ। तो ये योजनाएं की विशेषताएं भी दी हुई जो कि ऑलरेडी मैं आपको इधर समझा चुका हूं, तो इसको भी आप याद रखें, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और पहले जब वसुंधरा गवर्नमेंट थी तो उस समय अन्नपूर्णा योजना चलती थी फ्रेंड्स, जो कि आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कोटा मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर सरदाना द्वारा बनाई गई किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को 3 जनवरी 2021 को रिलीज किया था? Which documentary film made by Kota Medical College Principal Dr. Sardana was released by Medical and Health Minister Dr. Raghu Sharma on 3 जनवरी 2021? ऑप्शन है हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, कोरोना की और हाइपरटेंशन। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन स्ट्रोक जो है वो डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाई गई थी कोटा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सरदाना के द्वारा। और जो 8% हमारे स्वास्थ्य मंत्री है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, वो है डॉक्टर रघु शर्मा, जो कि आप याद रख सकते हो। इस क्वेश्चन से आपको 3 क्वेश्चन याद होते हैं कि उनकी डॉक्यूमेंट्री का नाम था ब्रेन स्ट्रोक। स्वास्थ्य मंत्री है हमारे डॉक्टर रघु शर्मा और जो जिन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री को बनाया वो है कोटा मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर सरदाना। फरवरी 2021 को शुरू की गए सघन मिशन इंद्रधनुष 3 के तहत राज्य के कितने जिलों में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है? अंडर द सघन मिशन इंद्रधनुष 3 लॉन्च्ड ऑन February 2021, vaccination campaign is being conducted in how many districts of the state? ऑप्शन से 18 जिले, 24 जिले, 32 जिले, 28 जिले। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स 24 जिले। 24 जिलों में जो है मिशन इंद्रधनुष 3 लॉन्च किया गया है। और ये क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं फ्रेंड्स थोड़ा सा, कि जो मिशन इंद्रधनुष आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बच्चों के वैक्सीनेशन से रिलेटेड है। इंद्रधनुष जो मिशन है वो बच्चों के वैक्सीनेशन से रिलेटेड है फ्रेंड्स, टीकाकरण से रिलेटेड है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से 22 फरवरी से सघन मिशन इंद्रधनुष 3 थर्ड जो उसका सेक्शन है वो लॉन्च किया गया, टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया गया। तो सीएमओ से डॉक्टर रत्ना राम बिड़िया सर ने बताया कि अभियान के तहत बच्चों को 10 बीमारियों पोलिया, टीबी, हेपेटाइटिस बी, गलघोटू, काली खांसी, निमोनिया, टिटनेस, मेनिनजाइटिस, खसरा व रोटा वायरस 10 से बचाव के टीके लगाए जाएंगे। मिशन इंद्रधनुष 3 के पहले चरण में 24 जिलों को चयनित किया गया। तो फ्रेंड्स जो इंपॉर्टेंट बात इसमें बनती है कि पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि मिशन इंद्रधनुष किससे रिलेटेड है? वो टीकाकरण से रिलेटेड है फ्रेंड्स। ये आपको याद रखना है कि ये किससे रिलेटेड है? टीकाकरण से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना। और ये लगभग 24 जिलों में इसको चयनित किया गया है इसके लिए और इसमें लगभग 10 टीके लगने वाले फ्रेंड्स, ये आपको रखना है। जबकि 10 टीके 10 बीमारियों के टीके लगने वाले जिनको कवर किया गया है, जिसकी आप देख सकते हैं। इन 10 बीमारियों को आपको पढ़ना है एक बार, जो कि आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे चलते फ्रेंड्स।
अनाथ व उपेक्षित बच्चों की देख रेख, संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु गोराधाय ग्रुप फोस्टर केयर का संचालन किस स्तर पर किया जाएगा? At what level will Goradhai Group Foster Care be operated for this the care, protection and rehabilitation of orphan and neglected children? ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, तहसील, जिला मुख्यालय, संभाग। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है जिला मुख्यालय। तो मैं आपको बताता हूं कि फ्रेंड्स जो जिला मुख्यालय, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, उस लेवल पर अनाथ व उपेक्षित बच्चों की देखरेख व संरक्षण और पुनर्वास हेतु ये स्कीम है जिसका नाम है गोराधाय ग्रुप फोस्टर केयर। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बारे में हम बात करते हैं एक बार। तो आप ध्यान से देखिए, ये पोस्टर है जो गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किया गया है कि गोराधाय ग्रुप फोस्टर केयर योजना क्या है। तो जो 0 से 18 वर्ष के आयु के देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले ऐसे बालक बालिका जिन्हें लंबे समय तक परिवार आधारित देखरेख की आवश्यकता है, उनके लिए ये बनाया गया। तो पहला तो आपको याद रखना है कि गोराधाय ग्रुप फोस्टर केयर योजना है वो अनाथ बच्चों से रिलेटेड है। इससे आपको मैं बताता हूं कि इसमें अलग अलग क्वेश्चन दे रहे, अलग अलग जो प्रतिमा बच्चों के जो जिस तरीके से उनका खर्चा उठाया जाएगा उसके हिसाब से ये मंथली इनकम लिखा हुआ है। पर मैं आपको बताता हूं कि इनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन सिर्फ यही पूछा जाएगा कि ये स्कीम रिलेटेड किससे है। इसके अलावा आप याद रख लीजिए फ्रेंड्स, योजना के माध्यम से अनाथ और उपेक्षित बच्चों का संरक्षण एवं उनके पुनर्वास की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी। जो बालक बालिकाएं लंबे समय से अनाथ हैं उन्हें इस योजना के माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स योजना का नाम है गोराधाय ग्रुप फोस्टर केयर योजना। ये राजस्थान की स्कीम है, 2021 में इसका शुरुआत हुआ है। ये अनाथ बालक बालिकाओं को खुशहाल देने की इसकी स्कीम की जो विजन है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, इसी से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा वृक्ष राजस्थान का राज्य वृक्ष है? ये यहां से मैं आपके लिए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस स्टार्ट कर रहा हूं फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज द स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान? ऑप्शन है नीम, कीकर, शीशम, खेजड़ी। आप मैं जानता हूं कि इसका आंसर बहुत अच्छे से जानते हो। इसका आंसर है खेजड़ी, जो राज्य का राज्य वृक्ष है। और इसके बारे में बहुत आंदोलन भी हुए थे, जो कि हम कभी पिछले जो वीडियोस हैं उनमें आपसे चर्चा भी कर चुका हूं। तो फ्रेंड्स एक बार फिर मैं आपको बताता हूं कि राज्य से रिलेटेड एक परिचय हम वापस लेते हैं। जो राजधानी है हमारी वो जयपुर है। जो हमारे राज्य की स्थापना हुई थी राजस्थान की वो 1 नवंबर 1956 को हुई थी। जो मुख्यमंत्री एट प्रेजेंट वो अशोक गहलोत है। जो राज्यपाल है वो कालराज मिश्र है। जो हमारे राज्य राजस्थान का क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो कि देश में पहला स्थान है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हम कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से हम 8वें स्थान पे फ्रेंड्स, जो कि जनगणना 2011 के अनुसार है। उच्च न्यायालय जो हमारा है वो जोधपुर में है और उसकी जो पीठ है वो खंडपीठ जिसको वो जयपुर में है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो जैसलमेर है और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है फ्रेंड वो दौसा है। ये आप याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। इसका विस्तार जो है पूर्व से पश्चिम में 869 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण में 826 किलोमीटर तक है। जो कुल संभाग है वो 7 है। याद रखें फ्रेंड्स, इसके बारे में जो संभाग है ये मैं लास्ट वीडियो में भी आपसे चर्चा कर चुका हूं। कुल जिले जो हमारे वो 33 है। लास्ट जो है प्रतापगढ़ बना था, आपको याद रखना होगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसके अलावा लोकसभा सदस्य की सीट्स हमारी 25 है, जो कि बीजेपी ने आप याद रख सकते हैं पूरी की पूरी सीट्स जीती थी। और राज्यसभा सदस्य कितने हैं? 10। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि विधानसभा सदस्य जो हमारे हैं, विधानसभा की जो सीट्स है वो टोटल 200 सीट्स है। और एट प्रेजेंट ये 200 सीट्स है। यहाँ पर कांग्रेस गवर्नमेंट है, जबकि उनके पास 104 सीट्स है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो जयपुर है और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर है। साक्षरता हमारे 66.11 है, जिसमें पुरुष 79 है और स्त्री 52% है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो जिला है वो कोटा है और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जालोर है। लिंगानुपात जो है हमारा 928 है 1000 पर। और सर्वोच्च जो पर्वत शिखर हमारा है वो गुरु शिखर है, माउंट आबू में, आप जानते होंगे। वनों का क्षेत्रफल 11% है और प्रथम राज्यपाल श्री गुरुमुख निहाल सिंह है। ये भी आपको याद रखना चाहिए फ्रेंड्स। इसके अलावा हमारे प्रथम मुख्यमंत्री आपको जरूर याद रखना चाहिए फ्रेंड्स, जो कि एग्जाम में कभी कभी इन्हीं से पूछ लिया जाता है। हमारे जो प्रथम मुख्यमंत्री है वो श्री हीरालाल शास्त्री है। और जो अशोक गहलोत जी है, आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अशोक गहलोत 3rd टर्म के लिए बने हुए हैं। ये 3री बार उनका चल रहा है कार्यकाल, जिसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स। और जो राजकीय वृक्ष है वो है खेजड़ी और जो राजकीय पुष्प है वो है रोहिड़ा। इसके अलावा जो राजकीय पक्षी हमारा है वो गोडावन। राजकीय पशु है हमारा चिकारा।
जो हमारी प्रमुख नदियां हैं जो राजस्थान को कवर करती है वो ब्यास, चंबल, बनास, लूनी है। हमारी हिंदी भाषा हम यहाँ पर बोली जाती है फ्रेंड्स, और राजधानी हमारी है जो हमारी भाषा है वो राजस्थानी। इसके अलावा जो प्रमुख बोलियां हैं वो मेवाड़ी, मारवाड़ी, डुडाड़ी, मेवात, ब्रज, मालवी, बांगड़े है। लोक कला में जो हमारे ख्याल, रम्मत, नट, डोला, मारू, घूमर, अग्नि नृत्य, कोटा का चक्री नृत्य, कठपुतली नृत्य, ये फेमस है। जो मेले उत्सव है उसमें ब्रज महोत्सव, ऊंट मेला और समारोह, नागौर, तीज, हाथी महोत्सव सबसे ज्यादा है। प्रमुख खनिज जो हमारे राजस्थान के वो जस्ता, अब्रक, तांबा, जिप्सम, चांदी, पेट्रोलियम है। इसके अलावा जो वन एवं राष्ट्रीय उद्यान है उसमें सबसे ज्यादा फेमस है सरिस्का, फिर केवलादेव, रणथंभौर जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। और जो हमारी वेबसाइट है वो rajasthan.government.in है, ये भी आप याद रख सकते हैं फ्रेंड। एग्जाम में इनसे ये इंपॉर्टेंट एक प्रकार से है आपके लिए, राजस्थान का एक परिचय जो कि आपको याद रखना चाहिए। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है? फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डज द चंबल रिवर एंटर द स्टेट ऑफ राजस्थान? ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चौरासीगढ़, बेसोरागढ़। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है चौरासीगढ़। चौरासीगढ़ से चंबल नदी हमारे राजस्थान में प्रवेश करती है, और चंबल नदी राजस्थान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसलिए इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आओ हम चंबल नदी के बारे में पहले बात करते हैं फ्रेंड्स। चंबल नदी का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू के निकट जाना पाव पहाड़ी से होता है। फ्रेंड्स आप जरूर याद रखें, जो चंबल नदी का जो उद्गम कभी पूछ लिया जाए तो वो मध्य प्रदेश के महू के जाना पाव पहाड़ी से होता है, और ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। तो फ्रेंड्स याद रखें, ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। चंबल नदी राजस्थान की बहाव क्षेत्र की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। अगर राजस्थान में आपसे पूछा जाए कि बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी, तो वो चंबल है, क्योंकि इसकी कुल क्षमता 1051 किलोमीटर है, और ये मध्य प्रदेश में लगभग 320 किलोमीटर, वो राजस्थान में 322 किलोमीटर तक बहती है। चंबल नदी के बहाव क्षेत्र वाले जो जिले हैं राजस्थान के अंदर वो है चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली एवं धौलपुर। ये याद रखें एग्जाम में फ्रेंड्स, इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि फ्रेंड्स जो चंबल नदी है उसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन सा है, उसको आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं कि चंबल में पाका, कुबाब तथा आलू आपको मिलता है। चंबल में पाका, कुबाब तथा आलू आपको मिलता है। तो ये चंबल से ये आप देख सकते हैं फ्रेंड, चंबल में पाका, कुबाब, आलू आपको मिलता है, ये आप याद रख सकते हैं। तो इसकी सहायक नदियां जो म से बनती है फ्रेंड्स आप ध्यान से देख सकते हैं, मेज, पा से पार्वती, का से कालीसिन, कू से कुराल, बा से बामनी ब्राह्मणी नदी, ब से बनास, आ से आलूनिया, आ से आहू नदी और प से परवन नदी। तो फ्रेंड्स ये नदियां हैं जो कि चंबल की सहायक नदियां, और आप इस ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। चंबल में पाका, कुबाब तथा आलू आपको मिलता है, इससे ये सारी सहायक नदियां आपको याद हो सकती है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। राजस्थान के किस जिले में लाल मिट्टी मिलती है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान रेड सोइल इज फाउंड? बांसवाड़ा, सिरोही, कोटा, जोधपुर। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स बांसवाड़ा। तो याद रहे फ्रेंड्स कि बांसवाड़ा में जो है लाल मिट्टी मिलती है, और इसके बारे में हम मिट्टियों से रिलेटेड कुछ चर्चा भी करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि रेतीली और जो बुलई मरुस्थली मिट्टी होती है, जो रेतीली मिट्टी होती है, मरुस्थली मिट्टी, वो कहाँ मिलती है? ये राजस्थान में सबसे अधिक भूभाग पर पाई जाने वाली मिट्टी रेतीली मिट्टी, यानी कि सबसे ज्यादा भूभाग पे पाई जाने वाली मिट्टी है रेतीली मिट्टी। और इसका विस्तार राजस्थान के पश्चिम में जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, चीरू, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर आदि जिलों में, और इस क्षेत्र में खड़ीन की खेती सर्वाधिक मात्रा में की जाती है। तो फ्रेंड्स आप याद रखिए कि रेतीले रेगिस्तान की साइड ही पाई जाएगी, और वो आप देख सकते हैं मैप, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, चूरू, सीकर ये सब रेतीले प्रदेश के हैं एक प्रकार से, जहां पर रेत ज्यादा पाई जाती है, रेतीली मिट्टी ज्यादा पाई जाती है। भूरी रेतीली मिट्टी रेत के छोटे छोटे टीलों वाले भाग में पाए जाने के कारण भूरी रेतीली मिट्टी को ग्रे पैंटेड, घूसर मरुस्थली और सीरोजम मिट्टी भी कहा जाता है फ्रेंड्स। और इस मिट्टी का राज्य में प्रसार क्षेत्र अरावली का पश्चिमी भाग है, जिसमें जोधपुर, नागौर, जालोर, सीकर, चूरू, झुंझुनू वो बीकानेर जिले में सम्मिलित है। तो फ्रेंड्स याद रखिए कि ये भी एक प्रकार की रेतीली मिट्टी है, पर भूरी कलर की है, तो ये भी ऑलमोस्ट उन्हीं इलाकों में पाई जाती है। लवणीय मिट्टी, ये मिट्टी प्राकृतिक रूप से बाड़मेर, पाली व जालोर में पाई जाती है, परंतु ये रूपांतरित मिट्टी होने के कारण कोटा, भरतपुर व श्री गंगानगर में भी पाई जाती है, यानी कि ये अपना रूप चेंज करती है। तो इस वजह से ये कायांतरित होती है इस प्रकार से ये जो मिट्टी है बाड़मेर, पाली, जालोर में तो मुख्य रूप से पाई जाती है, लेकिन रूपांतरित होने की वजह से ये कोटा, भरतपुर व श्री गंगानगर में भी पाई जाती है।
पर्वतीय मिट्टी, ये मिट्टी अरावली पर्वतमाला की आपत्य कता में पाई जाती है, जिसके अंतर्गत सिरोही, उदयपुर, पाली, अजमेर, अलवर आदि जिलों का पहाड़ी क्षेत्र आता है। इस मिट्टी का रंग लाल, पीला व भूरा होता है। मैंने आपको बोला था लगभग 13 जिलों से अरावली पर्वतमाला निकलती है, तो उसमें से कुछ जिले ऐसे जहां से निकलती है अरावली पर्वतमाला, वहां पर यह मिट्टी पाई जाती है, पर्वतीय मिट्टी। मिश्रित लाल व काली मिट्टी, इस मिट्टी का निर्माण मालवा के पठार की काली मिट्टी एवं दक्षिणी अरावली की लाल मिट्टी के मिश्रण से हुआ है, जो हल्के गठन वाली चूने की कम मात्रा के लिए होती है। इस मिट्टी का प्रसार क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर व चित्तौड़गढ़ जिले में, और इस मिट्टी में कपास एवं मक्का की फसलें प्राप्त की जाती है। फ्रेंड्स, काली मिट्टी को आप जरूर याद रखें क्योंकि ये मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लगभग डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है, और ये कपास और मक्का के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। लोमी मिट्टी, जिसको लाल मिट्टी भी कहा जाता है, इस मिट्टी का निर्माण कायंत्रिक चट्टानों से होता है। इस मिट्टी राजस्थान के दक्षिण भाग में पाई जाती है, जिसके अंतर्गत उदयपुर, चित्तौड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर आदि जिले हैं, और इस क्षेत्र में वर्षा कम होने पर अच्छी फसल उत्पादित होती है और यहाँ पर मुख्यतः मक्का की खेती की जाती है। फ्रेंड्स, याद रखिए कि इस मिट्टी में मक्का की खेती की जाती है। मध्यम काली मिट्टी, इस मिट्टी की प्रसार कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में की जाती है, और इसमें कपास की खेती। याद रहे फ्रेंड्स, काली मिट्टी में सबसे अधिक किसकी खेती होती है? कपास की। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, हाड़ौती के जिले हैं। फ्रेंड्स, आप जरूर याद रखें, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये ध्यान रहे कि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये सब क्या है? हाड़ौती। ये हाड़ौती से रिलेटेड है, इनको हाड़ौती क्षेत्र बोला जाता है। कछारी जलोढ़ मिट्टी, इस मिट्टी के दोमट का ब्लैक कॉटन सॉइल आदि नामों से भी जाना जाता है। ये मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है और ये मिट्टी राजस्थान के पूर्वी मैदान, जयपुर, अलवर, अजमेर, टोंक, कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर आदि जिलों में विस्तृत है। भूरी मिट्टी, ये मिट्टी मुख्यतः बनास बेसिन में पाई जाती है, जिसके अंतर्गत टोंक, बूंदी, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ आदि क्षेत्र आते हैं। यहाँ व्यावसायिक खाद्यान्न फसलें उगाई जाती है। ये मिट्टी जायद की फसल के लिए उपयुक्त है। याद रहे फ्रेंड्स, भूरी जो मिट्टी है वो जायद की फसल के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स, लाल पीली मिट्टी, इस मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट, शीश, नीस आदि स्थानों के टूटने से हुआ है। लाल पीली मिट्टी का राज्य में प्रसार क्षेत्र सवाई माधोपुर, करौली, भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर आदि जिलों में। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है रेतीली मरुस्थली मिट्टी, लवणीय मिट्टी, काली मिट्टी के बारे में आपको याद रखना है फ्रेंड्स, और जलोढ़ मिट्टी, इनसे सबसे ज्यादा एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे चलते फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से मुख्य सचिव राजस्थान के लोक सेवा आयोग के सदस्य रह चुके हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान हैज बीन अ मेंबर ऑफ राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन? ऑप्शन है सुंदरलाल खुराना, मोहन मुखर्जी, आनंद मोहन लाल, सावन दान उज्ज्वल। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स सावल दान उज्ज्वल, जो कि राजस्थान के मुख्य सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। आओ हम बात करते हैं इसके बारे में, आरपीएससी के बारे में। राजस्थान लोक सेवा आयोग जो है हमारा, उसके बारे में हम बात करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आरपीएससी बहुत ज्यादा चर्चा में भी रहता है। तो आरपीएससी का जो गठन है वो फ्रेंड्स 16 अगस्त 1949 को हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए, ये हमारी राजस्थान की एक गवर्न बॉडी है, इसके बारे में एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप इसके बारे में जरूर याद रखें। जयपुर में राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। गठन के समय आयोग में 2 सदस्य, अध्यक्ष सहित कुल 3 सदस्य थे। आरपीएससी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो सर एस के घोष, जो इसके प्रथम अध्यक्ष बने। आरपीएस के जो प्रथम सदस्य थे वो डीएस तिवारी सन 1949 में बने। आरपीएससी के जो द्वितीय सदस्य थे वो वीआर एडीगे 1951 में बने, और आरपीएससी के जो तृतीय सदस्य थे वो एमएम वर्मा सन 1952 में। आपको सिर्फ फ्रेंड्स ये याद रखना है इसका गठन कब हुआ था, 16 अगस्त 1949 को। और जारी करिए फ्रेंड्स, जो ये है जयपुर में राजस्थान लोक सेवा की स्थापना की गई थी, बाद में ये अजमेर में शिफ्ट किया गया। आप जानते हैं कि 1956 में राज्य पुनर्गठन के बाद सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर आरपीएससी को अजमेर स्थानांतरित किया गया, और जो आरपीएससी का कार्यालय है वो अजमेर में। याद रहे फ्रेंड्स, स्थापना जयपुर में हुई, लेकिन 1956 जो कि राज्य पुनर्गठित किए गए थे वापस, वो सत्यनारायण राव समिति की वजह से इसको कहां लाया गया? अजमेर। और एट प्रेजेंट जो आरपीएससी के अध्यक्ष है वो भूपेंद्र सिंह यादव है, और एट प्रेजेंट ये बहुत ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि जो हमारे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष है डोटासरा, उनके जो रिलेटिव्स हैं उनके आरएस में, आप जानते हैं, बहुत ही इंटरव्यूज मार्क्स की वजह से वो बहुत ज्यादा चर्चा में है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स डज नॉट कम अंडर द jurisdiction of the Jaipur bench of the
राजस्थान हाई कोर्ट। ऑप्शन है अजमेर, बारा, अलवर, भीलवाड़ा। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स भीलवाड़ा, जो कि राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर की पीठ के अंदर नहीं आता, ये जोधपुर के अंदर आता है फ्रेंड्स। तो इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं फ्रेंड्स। जो राजस्थान उच्च न्यायालय यानी कि एक हाई कोर्ट, एक राज्य को एक हाई कोर्ट दिया जाता है, ठीक है। तो राजस्थान जो हाई कोर्ट है वो जोधपुर में है। राजस्थान राज्य का जो एक न्यायालय उसका मुख्यालय कहां पर है? जोधपुर में। ये आप जरूर याद रखें फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और जो इसकी स्थापना है वो 21 जून 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश 1949 के तहत की गई थी। और इसकी जो खंडपीठ है वो जयपुर में स्थित है। और जिसके मुख्यालय के जो न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश जो है वो इंद्रजीत महांती। तीन चीजें आप याद रखें, जो हमारा राजस्थान हाई कोर्ट है वो जोधपुर में है, इसकी खंडपीठ जयपुर में है, और जो एट प्रेजेंट मुख्य न्यायाधीश है वो है इंद्रजीत महांती। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को जयपुर में की गई, और 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना श्री सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जोधपुर स्थापित ही कर दिया। तो ये सत्यनारायण राव समिति आपको जरूर याद रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि जो ये आप ध्यान से देख रहे होंगे कि सत्यनारायण राव समिति है, आरपीएससी को इन्होंने कहा, आरपीएससी को कहां भेजा इन्होंने? अजमेर। और जो जोधपुर हाई कोर्ट है स्थापित करने में भी इसी समिति का आते। तो ये समिति आपको जरूर याद रखना चाहिए। जयपुर में उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ स्थापित करने के लिए आदेश दिया गया। पीठ अजमेर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, जयपुर, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, करौली, सीकर, टोंक और दौसा जिलों में होने वाले मामलों के संबंध में अधिकार क्षेत्र में है। तो फ्रेंड्स अगर आप मैप खोलेंगे तो मैप के जो जयपुर के इस साइड के जितने भी एरियाज है जो आप देखेंगे कोटा वाली साइड्स में, तो वो सारे जितने भी जिले हैं वो सबको इसके अंदर ऐड किया गया है। आगे चलते हैं। राजस्थान संपर्क पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है। कैन राजस्थान संपर्क पोर्टल बी यूज? ऑप्शन से शिकायत निवारण प्रणाली के रूप में, लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी के लिए, सामाजिक अंकेक्षण मंच के रूप में, आरटीआई के तहत सूचना एकत्र करने के लिए। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स शिकायत निवारण प्रणाली के रूप में। तो जो राजस्थान का संपर्क पोर्टल है उसका शिकायत निवारण प्रणाली के रूप में उपयोग किया जाता है। तो क्या है, मैं संपर्क पोर्टल के बारे में आपको बता देता हूं फ्रेंड्स। संपर्क पोर्टल जो कि बहुत ज्यादा चर्चा में भी रहता है, और ये एक ऐप भी है, राजस्थान संपर्क ऐप भी है, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन आ भी सकता है। तो पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर राजस्थान संपर्क केंद्रों पर निःशुल्क रूप से शिकायतों को दर्ज कराने की सुविधा प्रदान की जाती है। और राजस्थान संपर्क नामक एक परियोजना को आईटी और संचार विभाग के माध्यम से लागू किया गया है। ये परियोजना एक आम आदमी के लिए राज्य सरकार के विभागों तक उनके प्रश्नों और चिंताओं के लिए पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करती है। यानी कि आप गवर्नमेंट से सीधा संपर्क करना चाहते हैं, सीधा संवाद करना चाहते हैं, तो आप संपर्क पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा सिटीजन कॉल सेंटर जो इसके लिए 181 पर फोन के माध्यम से शिकायतों को दर्ज कराने व उसकी सूचना प्राप्त करने की सुविधा दी जाती है। तो मित्र आपको याद रखना है ये 181 नंबर, जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये संपर्क पोर्टल पर जो कॉल सेंटर है उसके लिए शिकायत दर्ज करने के लिए कॉल सेंटर नंबर दिया हुआ है, जिसके माध्यम से आप शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आप ध्यान से देखिएगा, ये पोर्टल है राजस्थान गवर्नमेंट का जिसका नाम है राजस्थान संपर्क। और ये ध्यान से देख सकते हैं, ये हमारे मुख्यमंत्री का इस पे फोटो भी लगा हुआ है। साथ के साथ जो चीजें मैंने आपको इधर एक्सप्लेन की है वो यहाँ पर भी मेंशन की होगी, और ये टोल फ्री नंबर यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो जो ये डेटा दिया गया है आप देख सकते हैं, एकदम सही डेटा आपको दिया गया है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग किस जाति के द्वारा किया जाता है? तारपी इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड बाय विच कास्ट? ऑप्शन से मांगणियारो, नटो, जोगियो, कथोड़ियो। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कथोड़ियो। कथोड़ियो जाति समुदाय के द्वारा तापी वाद्य यंत्र यूज किया जाता था। इसके बारे में हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि वाद्य यंत्र जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सुशीर वाद्य, अवनदम वाद्य यंत्र, तत्व वाद्य यंत्र और धन वाद्य यंत्र। क्या होता है ये, इसके बारे में हम बात करते हैं। सुशीर वाद्य जो होता है ये यंत्र वाद्य यंत्र हवा या फूक मार के बजाए जाते हैं। यानी कि जितने भी यंत्र हवा या फूक मार के बजाए जाएंगे वो सब कैसे कहलाते हैं? सुशीर वाद्य। इसमें कौन कौन से आते हैं? बांसुरी, शहनाई, अलगोजा, मोरचंग, नाड़, नागफनी, पुंगी। फ्रेंड्स आपको नागफनी भी याद रखना है कि नागफनी किसके अंदर आता है? सुशीर वाद्य यंत्र, जिसको हवा या फूक से बजाया जाता है। अवनदम वाद्य यंत्र, ये वाद्य यंत्र जो है चमड़े से मंड कर बनाए जाते हैं, जिन्हें हाथ की थपड़ी वो डंडे से बजाया जाता है, जैसे मदंग, नावत, ढोलक, नगाड़ा, ताशा, डफरी, डमरू। ये सब किस में आते हैं? अवनदम वाद्य यंत्र में आते हैं। ढोलक से आप याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। तत्व वाद्य यंत्र, इनमें बजाने के लिए तार होते हैं जिन्हें उंगली या पुखराज से बजाया जाता है, जैसे सारंगी,
कामयचा, रावणहत्ता, इकतारा, तंदूरा, चौतारा, चिंकारा, रवाज, रबाब, बपंग, अपंग, जंतर। इसके बाद बात करते हैं धन वाद्य यंत्र। ये वाद्य यंत्र धातु के बने होते हैं जिन्हें आपस में टकराने से या किसी वस्तु से प्रहार करने से आवाज निकलती है, जैसे खड़ताल, मंजीरा, झांझ, थाली, करताल, झालर, घुंघरू। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये चाहूंगा कि आप एक एक चीज याद रख लीजिए कि सुशिर वाद्य यंत्र जिसमें शहनाई, बांसुरी याद रख लीजिए जिसको फूंक से बजाया जाता है, तो ये आपको सारे याद रहेंगे। औनदम जिसमें ढोलक याद रख लीजिए, जिससे आपको याद आ जाएगी कि ढोलक से रिलेटेड जितने भी यंत्र हैं वो सब औनदम में आते हैं। तत्वाद्य यंत्र में आप सारंगी याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। साथ ही साथ धनवाद्य यंत्र में आप मंजीरा याद रख सकते हैं फ्रेंड्स, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किससे रिलेटेड किस तरीके के यंत्र उसमें आते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। 1857 का विद्रोह राजस्थान में किस राजस्थान से प्रारंभ हुआ था? फ्रॉम विच प्लेस डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट इन राजस्थान? ऑप्शन से एरिनपुरा, नसीराबाद, नीमच, देवली। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स नसीराबाद। यानी कि जो 1857 की क्रांति जो राजस्थान से स्टार्ट हुई थी वो नसीराबाद से हुई थी। जो सैनिक विद्रोह हुआ था वो नसीराबाद से हुआ था। इसके बारे में हम बात करते हैं फ्रेंड्स। राजस्थान में जो 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी वो 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में 6 ब्रिटिश छावनियां थी, वहां से हुई थी। तो मैं आपको बताता हूं, ये नसीराबाद जो कि अजमेर में आता है, नीमच जो कि मध्य प्रदेश में आता है, एट प्रेजेंट पहले उस समय ये राजस्थान से रिलेटेड था फ्रेंड, एट प्रेजेंट ये मध्य प्रदेश में है, ब्यावर अजमेर, एरिनपुरा जोधपुर, खेरवाड़ा उदयपुर और देवली टोंक। ये जो 6 छावनियां थी इनसे रिलेटेड जो 1857 का विद्रोह हुआ था इन 6 ब्रिटिश छावनियों में, जो कि राजस्थान से रिलेटेड, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस समय के जो उस समय जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे मारवाड़ में मैकमोसन, मेवाड़ में मेजर शोवर्स, जयपुर में कर्नल ईडन और कोटा में मेजर बर्टन। इस समय भारत का जो गवर्नर जनरल, उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग तथा राजस्थान का एजीजी पैट्रिक लॉरेंस था। आपको राजस्थान का याद रखना चाहिए फ्रेंड्स, वो था एजीजी पैट्रिक लॉरेंस। तो ये 6 ब्रिटिश छावनियां आपको याद रखना चाहिए फ्रेंड्स, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन मुख्य बात यही कि जो विद्रोह स्टार्ट हुआ था राजस्थान में वो यहीं से हुआ था फ्रेंड्स, राजस्थान से विद्रोह स्टार्ट हुआ था, सैनिक विद्रोह, जो कि आपको याद रखना चाहिए। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। उस दुर्ग का नाम क्या है जिसे अब्दुल फजल में बख्तरबंद कहा था? व्हाट इज द नेम ऑफ द फोर्ट विच वॉज कॉल्ड आर्मोर्ड इन अब्दुल फजल? ऑप्शन से शेरगढ़, रणथंबोर, चित्तौड़, कुंभलगढ़। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स रणथंबोर। रणथंबोर को जो अब्दुल फजल थे उन्होंने उसको कहा था बख्तरबंद। बात करते हैं कि कुछ दुर्ग जो कि जो इंपॉर्टेंट दुर्ग है, महत्वपूर्ण दुर्ग है राजस्थान के, उसके बारे में हम बात करते हैं। एरन दुर्ग क्या है? एरन दुर्ग जैसे कि खाई, कांटों तथा कठोर पत्थरों से युक्त जहां पहुंचना कठिन हो उनको बोला जाता है एरन दुर्ग, और इसका एक उदाहरण है रणथंबोर दुर्ग। पारिक दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो, जैसे लोहगढ़, भरतपुर दुर्ग, ये सब पारिक दुर्ग में आते हैं। पारिद दुर्ग ईंट पत्थरों से निर्मित मजबूत परकोटा युक्त, जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग। वन ओरण दुर्ग चारों ओर वन से ढका हुआ, जैसे सिवाना दुर्ग। जल ओदक पानी से घिरा हुआ, जैसे गागरोन का दुर्ग जो कि झालावाड़ में है। गिरी दुर्ग एकांत में पहाड़ी पर हो तथा जल संचय प्रबंध हो, जैसे कुंभलगढ़। सैन्य दुर्ग जिसकी व्यू रचना चतुर्वीरों के होने से अभेद्य हो, यह दुर्ग माना जाता है। और सहाय दुर्ग सदा साथ देने वाले बंधुजन इसमें हो। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट दुर्ग की परिभाषा है जो कि आपको याद रखना चाहिए, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। डेगाना, भिलाड़ा, पाली तथा जालोर भाग है। डेगाना, भिलाड़ा, पाली एंड जालोर आर पार्ट ऑफ चंबल बेसिन, लूनी बेसिन, साबरमती बेसिन, माही बेसिन। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स लूनी बेसिन, जो कि आप जानते होंगे कि जो ये अरावली की पहाड़ियों से निकलती है अजमेर से। तो ये जो लूनी बेसिन है इसमें कौन कौन से कवर होते हैं? डेगाना, भिलाड़ा, पाली तथा जालोर। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। कुंभलगढ़ और गोंगुदा पहाड़ियों के बीच कौन सा पठार स्थित है? विच प्लेट्यू लाइज बिटवीन कुंभलगढ़ एंड गोंगुडा हिल्स? ऑप्शन से मालवा का पठार, विंध्य पठार, बोराट पठार, पोटवार का पठार। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स बोराट का पठार। तो जो बोराट का पठार है वो कुंभलगढ़ और गोंगुदा पहाड़ियों के बीच पड़ता है, ये आपको जरूर याद रखना चाहिए। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। कुछ इंपॉर्टेंट पठार जो राजस्थान के उनके बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि मेसा का पठार जो कि 620 मीटर की ऊंचाई पर है, जो कि चित्तौड़गढ़ के किले का, जो चित्तौड़गढ़ का किला है वो इसी पर बना हुआ है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि चित्तौड़गढ़ का किला कहां पर बना हुआ है, तो मेसा के पठार पे बना हुआ है।
उड़िया पठार, ये सबसे ऊंचा पठार है फ्रेंड्स, गुरु शिखर के नीचे का पठार है और आबू पर्वत से लगभग 160 मीटर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गुरु शिखर से रिलेटेड कौन सा पठार है, तो वो है उड़िया का पठार। आबू पर्वत 1200 मीटर ऊंचाई तथा दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। टोड रोक व नन रोक यहीं पर है। बोरट का पठार फ्रेंड्स ये 1222 मीटर, तीसरा सबसे ऊंचा, और गोगुंदा व कुंभलगढ़ के बीच स्थित है। और इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच कौन सा है, तो वो है बोरट का पठार। बाकर, ये पूर्वी सिरोही में स्थित त्रियुण ढाल वाली पहाड़ियों का स्थानीय नाम है। गिरवा, उदयपुर के चारों ओर स्थित पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में गिरवा कहते हैं। मेरवाड़ की पहाड़ियां जो कि टाड़गढ़ के समीप मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के पठार से अलग करता है। 56 की पहाड़ियां और नाकोड़ा पर्वत सिवान बाड़मेर में स्थित पहाड़ियों को नाकोड़ा पर्वत कहते हैं। लासलिया का जो पठार है फ्रेंड्स, ये उदयपुर में जैसलमेर से आगे का पठार, कटापठार, त्रिकुट पहाड़ी, जैसलमेर किला इसी पर है। तो फ्रेंड्स ये जो मैं कहना चाहूंगा कि जो ऊपर के जो इंपॉर्टेंट यहाँ तक है, ये तो आपको याद रखना ही चाहिए। मेरे ख्याल से राजस्थान के विद्युत विभाग के एग्जाम में आपको यहां से क्वेश्चन मिल सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से राजस्थान में वैज्ञानिक महत्व के संस्थानों व उनके स्थापना स्थल का कौन सा जोड़ा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पेयरिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ साइंटिफिक इंपोर्टेंस एंड देयर प्लेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इन राजस्थान? ऑप्शन से राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्था टॉक, केंद्रीय भेड़ एवं ऊंट अनुसंधान संस्था जोधपुर, केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर, केंद्रीय वृक्ष क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जयपुर। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स 3 मतलब कि केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्रीय जो है वो बीकानेर, यानी कि सेंट्रल कैमल रिसर्च सेंटर जो है वो कहां पर है? बीकानेर में। और ये एकदम सही है। बाकी के 3 क्या है यहां पर? गलत है। तो मैं आपको बता देता हूं कि फ्रेंड्स जो आपका ये दे रखा है राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्था, जो आपकी ध्यान से देखिएगा आप, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्था है, ये जयपुर में है फ्रेंड्स। जो हमारी कृषि अनुसंधान संस्था ये कहां पर है फ्रेंड्स? ये जयपुर में है, आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ये जयपुर में है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्था ये टोंक में है फ्रेंड्स। ये कहां पर है? टोंक में। और केंद्रीय वृक्ष क्षेत्र अनुसंधान संस्था ये फ्रेंड्स ये जोधपुर में है। तो करेक्ट मैंने आपको कर दिया है फ्रेंड्स, ये जयपुर, ये टोंक, ये जोधपुर में है। और इसमें जो सही ऑप्शन दिया हुआ था वो था बीकानेर, जहां पर ऊंट फेस्टिवल भी मनाया जाता है फ्रेंड्स। तो केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बीकानेर में। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये चाहूंगा कि आप हमारे YouTube वीडियोस को भी देखें, हमारे चैनल एवरीथिंग फॉर एग्जाम को टाइप कर आप YouTube वीडियोस को देखें। फेसबुक इसी को टाइप करके आप फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए, साथ ही हमें ट्विटर पे फॉलो भी कीजिए फ्रेंड्स। हम आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट सभी से रिलेटेड लेकर आएंगे फ्रेंड्स। और अगर कोई कमी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि हम उसमें और सुधार कर सकें। एंड फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीथिंग फॉर एग्जाम एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।